नमस्कार। हिंदी एवं अनुवाद विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अनुवाद पुनरीक्षण पर। हम जानते हैं कि अनुवाद एक स्वतंत्र महत्वपूर्ण विधा के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत अनुशासन है। अनुवाद ने ज्ञान विज्ञान को, तकनीक प्रौद्योगिकी को, शिक्षा को, शासन प्रशासन को राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में मदद की है। अनेक देशों के ज्ञान विज्ञान से हम उपकृत होते हैं और हमारी ज्ञान विज्ञान की परंपरा से विश्व उपकृत होता है, और यह संभव होता है अनुवाद के कारण। अनुवाद यदि उत्कृष्ट है, आदर्श है, मानक है, बोधगम्य है, संप्रेष्य है, सहज है, तो वह विषय को पाठक तक या ग्राहक तक पहुंचाने में मदद करता है। अनुवाद यदि मूलनिष्ठ नहीं है, बोधगम्य नहीं है और अनुवादक ने उसमें लापरवाही से, अज्ञानता से, असावधानी से, तात्कालिकता से बहुत से दोष छोड़ दिए हैं, यदि अनुवाद को अर्थ का अनर्थ बना दिया है, तो निश्चित रूप से अनुवाद और अनुवादक दोनों को अपयश मिलता है और ग्राहक अनुवाद से या तो उदासीन हो जाता है या विमुख हो जाता है। तो अनुवाद की उपादेयता और प्रासंगिकता भी बनी रहे और ज्ञान विज्ञान का विस्तार भी होता रहे, शिक्षा दीक्षा वैश्विक स्तर पर उपकार करती रहे। इसके लिए एक निर्दोष, निष्पाप, त्रुटिविहीन अनुवाद हो, यह अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोई भी अनुवादक जानबूझकर यानी सायास अनुवाद में गलती नहीं छोड़ता, त्रुटि नहीं करता। अज्ञानता से, लापरवाही से यदि कोई गलती, कोई त्रुटि छूट जाती है तो स्वाभाविक है उसके निराकरण के लिए एक अन्य विशेषज्ञ व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। उसी को पुनरीक्षक कहते हैं। वह जो कार्य करता है उसे पुनरीक्षण कहते हैं। और पुनरीक्षक का ये धर्म, ये दायित्व होता है, ये जिम्मेदारी होती है कि यदि अनुवादक से कहीं कोई कमी छूट गई है, अनुवाद करते हुए मूल के साथ अन्याय हो गया है, या पाठक के साथ, अनुवाद के पाठक के साथ अन्याय हो गया है, तो पुनरीक्षक की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वह इन दोनों के साथ हुए अन्याय का निराकरण करे और अनुवाद को निर्दोष बनाए, निष्पाप बनाए, और जो आवश्यकता और सार्थकता है अनुवाद की, उसको सिद्ध करने में सहायता करे, मदद करे। वास्तव में पुनरीक्षक की जिम्मेदारी अनुवादक से बड़ी जिम्मेदारी होती है। अनुवादक ने जो कार्य किया है, उस कार्य में यदि कहीं अवांछित रूप से कोई कमी या कोई त्रुटि या कोई दोष रह गया है, तो उसके निराकरण का दायित्व पुनरीक्षक का होता है। और पुनरीक्षक को इस दृष्टि से उस सामग्री के विषय की समझ होनी चाहिए, उस सामग्री की स्रोत भाषा की समझ होनी चाहिए, और जिस भाषा में वह अनुदित है उस लक्ष्य भाषा की समझ भी होनी चाहिए। भाषा के साथ साथ
ग्राहक के यानी अनुदित रचना के पाठक के मनोविज्ञान की समझ भी होनी चाहिए, तभी वह अनुमान लगा सकता है कि किस वर्ग के लिए, किस स्तर के लिए अनुवाद किया गया है और किस उद्देश्य के लिए अनुवाद किया गया है। उस उद्देश्य की पूर्ति अनुवाद से यदि नहीं होती तो उस दिशा में पुनरीक्षक को कार्य करना होता है। वास्तव में पुनरीक्षक कभी कभी यह सोच लेता है कि न तो मूल रचना मेरी और न ही अनुदित रचना मेरी, न तो अनुवाद मैंने किया और न मूल लेखन मैंने किया, लेकिन मूल रचना के अनुवाद को शुद्ध और मानक करने की जिम्मेदारी ये मेरी हो गई। तो एक प्रकार से यह उसी तरह का कार्य है जैसे अड़ोस पड़ोस के बच्चों की देखभाल करनी हो। ये थोड़ा कठिन काम है, लोकहित, परहित, जनहित ऐसे कार्य के रूप में इसे देखा जाता है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं होता, वो विशिष्ट होता है। ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक मान सम्मान अधिक होता है, प्रतिष्ठा होती है और उसकी प्रशंसा भी होती है। इसलिए अनुवाद वस्तुतः स्रोत भाषा को न जानने वाले, न जान पाने वाले उस समुदाय के लिए, उस पाठक वर्ग के लिए होता है जिसे अनुवादक लक्ष्य भाषा में यानी पाठक की भाषा में उपलब्ध कराता है। तो स्वाभाविक है अनुवादक भी दोनों भाषाओं का ज्ञाता होता है, तभी वो ऐसा कर सकता है। ये अलग बात है कि लक्ष्य भाषा में उसका अधिकार पूरी तरह होना ही चाहिए, क्योंकि जो वाक्य विन्यास है, जो भाषा की संरचना है, वो उसे लक्ष्य भाषा में तैयार करनी होती है। तो उस भाषा की व्याकरणिक सूझबूझ, उस भाषा का मनोविज्ञान, उस भाषा की व्यवस्था और शैली, इनकी जानकारी भी उसके पास होनी ही चाहिए। कहा यह जाता है कि जैसे प्यासे को पानी पिलाने का कार्य है, किसी को प्यास लगी है और वह पानी की तलाश में भटक रहा है, अचानक कोई उसे पानी पिला दे तो ये उपकार का कार्य है। यदि किसी को भूख लगी है और भोजन नहीं मिल रहा तो उसे भोजन उपलब्ध करा के संतुष्टि और तृप्ति प्रदान करने का कार्य, ये परोपकार का कार्य है। यही कार्य वस्तुतः अनुवादक भी करता है और अनुवादक के कार्य को संवर्धित और संशोधित करने का कार्य, पुनरीक्षित करने का कार्य, ये पुनरीक्षक करता है। तो एक तरह से पुनरीक्षक भी परोपकारी हो जाता है। कोशिश अनुवादक की भी यही रहती है कि जो अनुवाद मैं कर रहा हूं उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि अज्ञानता से या अवांछित रूप से न रह जाए। वह अभ्यास से, क्योंकि अनुवाद अभ्यास की वस्तु है, वह अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से अनुवाद कार्य को मांझता है, संवारता है और अपनी गलतियां भी वो स्वतः दूर करने का प्रयत्न करता है। लेकिन कभी कभी चाहकर भी अनुवादक अपनी गलती को समझ नहीं पाता या पकड़ नहीं पाता। इसलिए यदि कहीं गलती जाने अनजाने में छूट गई है, हो गई है और स्वयं अनुवादक से उसकी पकड़ में नहीं आ रही है, छूटती जा रही है, तो फिर पुनरीक्षक की आवश्यकता पड़ती है। वेटर उसको कहते हैं और वो मूल के भाव को यथासंभव अक्षुण्ण रूप में लक्ष्य भाषा में अंतरित किया गया या नहीं किया गया, उसके अनुदित कार्य पर दृष्टि रखता है और उसे यथासंभव मूलवत बनाने का प्रयत्न भी करता है।
जैसे एक उदाहरण है, जयप्रकाश नारायण हैज गॉन अगेन इनटू द स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अब अंग्रेजी की प्रकृति के हिसाब से तो ये वाक्य ठीक है, क्योंकि वहां पर इस तरह के वाक्य विन्यास सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं। किंतु एक तो अनुवादक को यह भी देखना होता है कि जिस मूल भाषा या स्रोत भाषा के वाक्य का, प्रयुक्ति का, मुहावरे, लोकोक्ति का, अनुच्छेद का, सामग्री का अनुवाद वो कर रहा है, ये भी आवश्यक नहीं है कि वो मूल भाषा में ही ठीक लिखा गया हो। गलती त्रुटि वहां भी हो सकती है। और अनुवादक के साथ एक समस्या यह भी है कि वो सिद्धांत से बंधा हुआ है। सिद्धांत ने उसे कहा है कि जो जैसा है उसे वैसा का वैसा अंतरित करना है, यानी मक्षिका स्थाने मक्षिका अनुवाद करना है, या कहें कि ना छोड़ो ना जोड़ो के सिद्धांत के आधार पर अनुवाद करना है। तो परिणामतः अनुवादक एक प्रकार से मूल भाषा का, यानी स्रोत भाषा का अंधा अनुकरण करता है, और वो अपनी तरफ से कोई छूट लेना नहीं चाहता। शब्द प्रतिशब्द बद्ध हो जाता है। पदबंध को लेकर, वाक्य को लेकर, मुहावरे और प्रयुक्ति को लेकर, उक्ति को लेकर वो मूलनिष्ठ होने का प्रयत्न करता है। इसीलिए अनुवाद में दोष जन्म लेता है, क्योंकि लक्ष्य भाषा की प्रकृति और ग्राहक बिल्कुल भिन्न है, और स्रोत भाषा की प्रकृति और ग्राहक बिल्कुल भिन्न है, उसके पाठक बिल्कुल भिन्न है। तो यह जो वाक्य है जिसका उल्लेख अभी हमने किया, जयप्रकाश नारायण हैज गॉन अगेन इनटू द स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस, इस वाक्य का अनुवाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा अंग्रेजी में लिखा है। अगर ऐसा करेंगे तो कहेंगे जयप्रकाश नारायण फिर बेहोशी की हालत में चले गए, हैज गॉन अगेन इनटू द स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस। जबकि हिंदी की प्रकृति में कोई बेहोशी की हालत में जाता नहीं है, कोई जानबूझकर बेहोश नहीं होता, सायास बेहोशी की हालत में नहीं चला जाता। लेकिन क्योंकि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में किए गए अनुवाद के उदाहरण हैं, और समाचार पत्र पत्रिकाओं में अब यो भी भाषा की शुद्धता, प्रयोग की शुद्धता, शब्द की मानकता, इसका बहुत ध्यान दिया नहीं जाता। इसलिए होना यह चाहिए कि जयप्रकाश नारायण फिर बेहोश हो गए। मीडिया की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह भाषा का निर्माता हो और भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग का शिक्षण प्रशिक्षण भी करे। एक समय था, एक युग था कि पत्रकार जो थे, वो एडिटर जो थे, वो साहित्यकार भी होते थे, वो भाषा के रचनात्मक प्रयोक्ता भी होते थे, शब्दों का निर्माण भी करते थे और सटीक सार्थक शब्द चयन और उसका प्रयोग भी करते थे। इसलिए भाषा के विस्तार में, प्रचार में, प्रसार में, निर्माण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती थी, अविस्मरणीय होती थी। किंतु अब सामान्यतः हम देखें पत्र पत्रिकाओं में तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है वह न तो शुद्ध हिंदी है न शुद्ध अंग्रेजी है, वो एक हिंग्लिश जैसी खिचड़ी भाषा का प्रयोग हो रहा है। परिणामतः शब्द चयन और भाषा प्रयोग में जो छूट ली जा रही है या जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो चिंता का विषय तो है। उसी से अनुवादक भी भ्रमित होता है। इसलिए अनुवादक को अनुवाद करने से पहले ये बात समझ में रखनी चाहिए कि उसका भाषा बोध प्रखर हो, प्रबल हो, सक्षम समर्थ हो। उसको पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने की जो अपेक्षा आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने वाला होना चाहिए। वास्तव में भाषा और अनुवाद में संप्रेषण ही लक्ष्य होता है। अगर संप्रेषण ठीक नहीं हो रहा
तो फिर जो उद्देश्य है वो विफल हो रहा है। भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के साथ साथ औपचारिक और अनौपचारिक प्रयोग भी होते हैं। हम जानते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक प्रयोग के आधार पर भी भाषा की संरचना बनती है। यदि हमें परिवार के किसी सदस्य को, मित्र को पत्र लिखना हो, भाई बहन को पत्र लिखना हो, तो वहां हम भाषा की उस औपचारिकता का, उस मानकता का, उस मर्यादा का उस तरह ध्यान नहीं रखते। जबकि अनौपचारिक प्रयोग सामान्य जीवन का, पारिवारिक जीवन का, मैत्री संबंधों का एक बड़ा लोकप्रिय प्रयोग है। किंतु औपचारिक प्रयोग में यदि अध्यापक को, प्राचार्य को, अधिकारी को पत्र लिखना हो, किसी बैंक के व्यवस्थापक को पत्र लिखना हो, तो फिर वहाँ भाषा की मानकता और मर्यादा का भी ध्यान रखना है, शब्दों के चयन का भी ध्यान रखना है। ये तमाम तरह की ज़रूरतें उसके साथ आ जाती हैं। अब पंडित जयप्रकाश नारायण फिर बेहोशी की हालत में चले गए। इस अनुवाद से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जानबूझकर चले गए, एक कमरे से निकले दूसरे में चले गए, जबकि ऐसा वास्तव में है नहीं। अनुवाद करते समय अनुवादक को, और यदि अनुवादक से छूट गया है यह दोष, यह त्रुटि, तो फिर पुनरीक्षक को इस बात का ध्यान रखना होता है। हिंदी की प्रकृति में बेहोश होना है, बेहोशी की हालत में जाना नहीं है। इसलिए हम सीधा सरल अनुवाद कर सकते हैं, जयप्रकाश नारायण फिर बेहोश हो गए। जबकि ये जो अखबारी भाषा है, पत्रकारिता की भाषा है, जो अंग्रेजी के वाक्यों का यथावत अनुवाद करने की वृत्ति की द्योतक है, वह हिंदी की प्रकृति को, हिंदी की व्यवस्था को दूषित करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। अनुवाद ने राजभाषा हिंदी के विकास में जो भूमिका निभाई है वो प्रशंसनीय है, लेकिन ऐसा भी लगने लगा है कि अनुवाद राजभाषा के उस विकास को कहीं मक्षिका स्थाने मक्षिका अनुवाद करके अवरुद्ध सा भी करता है। और यह दोष या दूषण किसी अकुशल, अपात्र अनुवादक के कारण होता है। ऐसा कहा भी जाता है कि ए बैड वर्क्समैन क्वाल्स विद हिज टूल्स। तो ये जो नाच न जाने आंगन टेढ़ा है, या अपना दोष दूसरों के सर मढ़ने की वृत्ति है, इससे भी निश्चित रूप से हिंदी प्रयोग, अनुप्रयोग को, राजभाषा हिंदी को नुकसान उठाना पड़ा है। पूरी अनुवाद जाति और अनुवाद संप्रदाय इससे अपयश का भागी बना है। इसलिए जब हम हर अनुवाद के लिए कोशजीवी बन जाएंगे तो अनुवाद सहज नहीं हो पाएगा। यदि अनुवाद को कृत्रिमता से बचाना है, सहजता से जोड़ना है, विश्वसनीय बनाना है, तो फिर अपने अनुभव को, अपने अभ्यास को सामने रखकर अनुवाद करने की वृत्ति को विकसित करना होता है। कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही अनुवादक नहीं होता, लेकिन धीरे 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 जैसे वो भाषा का अर्जन करता है, कमाता है, शब्द संपदा को बढ़ाता है, फिर प्रयोग धर्मिता का निर्वाह करता है, फिर धीरे 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 शब्द चयन आदि की भी एक विशेषज्ञता हासिल करता है, और फिर अपने आत्मनिर्भर होकर वो इस प्रकार के शब्दों का, वाक्यों का विन्यास तैयार भी करता है। अंग्रेजी में शासन प्रशासन में यदि कोई व्यक्ति कार्य को ठीक समय पर न कर रहा हो, टाल मटोल कर रहा हो, विलंब कर रहा हो, तो उस पर आक्रोश आना स्वाभाविक है। कोई आपके कागज को, आपकी फाइल को रोक कर बिना किसी कारण के बैठा रहे, डिले करे, उसमें विलंब करे, तो जो संबद्ध व्यक्ति है उसे आक्रोश में या क्रोध में या नाराजगी में यह बात कहनी पड़ती है, प्लीज डू नॉट सिट ऑन द पेपर्स। लेकिन इसका अनुवाद यदि संदर्भ समझे बिना,
पृष्ठभूमि को जाने बिना ये कर दें कि कृपया कागज़ों पर मत बैठिए, तो ये अनुवाद बहुत हास्यास्पद होगा, भ्रामक होगा और उद्देश्य से विहीन होगा, परे होगा। सीधा अनुवाद हमें करना चाहिए कि कृपया कागज़ों पर कार्रवाई शीघ्र कीजिए, इन कागज़ों का निपटान शीघ्र कीजिए। तो इस तरह के उदाहरणों से यह बात सिद्ध होती है कि अनुवादक को संदर्भ को समझकर अनुवाद करना चाहिए, और ये संदर्भ स्वाभाविक है, अनुशासन सापेक्ष होते हैं। वाणिज्य का अलग, वित्त का अलग, अर्थशास्त्र का अलग, मनोविज्ञान का अलग, राजनीति शास्त्र का अलग, इतिहास का अलग, साहित्य का अलग। अगर वो संदर्भ समझे बिना अनुवाद करता है तो वो मूल से दूर चला जाता है, और मूल से दूर जाने की स्थिति में अनुवाद के साथ अनुवादक न्याय नहीं कर पाता। इसलिए मित्रों, अनुवाद की जिम्मेदारी, अनुवादक की जिम्मेदारी, पुनरीक्षक की जिम्मेदारी, ये बड़ी गंभीर जिम्मेदारी है। ये दायित्व वास्तव में अकाउंटेबिलिटी वाला दायित्व है, यानी जवाबदेही वाला दायित्व है, क्योंकि भाषा के साथ इस तरह की लापरवाही को हम अनदेखा नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। इन्हीं से राजभाषा हिंदी पर आक्षेप आरोप लगते हैं कि वह कठिन है, वह दुरूह है, वह बोधगम्य नहीं है, आदि आदि। तो मित्रों, इस बात को यहीं विराम देते हुए अनुमति चाहते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।